Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the इंडिया और यूएस के पर्सपेक्टिव से है। बोथ कंट्रीज के जो ट्रेड नेगोशिएटर हैं उन्होंने फिर से डिस्कशन को स्टार्ट किया है, जिससे कि आने वाले समय के अंदर इंडिया और यूएस के बिटवीन में जो भी डिफरेंसेज हैं बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट के रिगार्डिंग में, उनको रिजोल्व करते हुए एग्रीमेंट है उसको एग्जिस्टेंस में लाया जा सके। प्रेजेंट समय में जो डिस्कशन है उसको पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग रूप से बताया गया है बोथ नेगोशिएटर्स के द्वारा। और आने वाले समय के अंदर जो इफर्ट्स हैं उनको इंटेंसिफाई किया जाएगा बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट का जो डिस्कशन है या एग्रीमेंट को कंक्लूड करने के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स, इसी पॉजिटिव डेवलपमेंट के दौरान में एक और वहाँ पे जो डेवलपमेंट देखने के लिए मिला, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको बर्थडे विश किया गया है यूएस के जो लीडर हैं उनके द्वारा। तो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं, इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने टेलीफोनिक डिस्कशन के दौरान में इंडिया यूएस का जो पार्टनरशिप है उसको पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग रूप से भी कहा गया कि आने वाले समय के अंदर जो पार्टनरशिप है उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा बोथ लीडर्स के द्वारा। एक दूसरे के द्वारा अपना जो कमिटमेंट है पीस प्रोसेस के रिगार्डिंग में रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के पर्सपेक्टिव से उसको भी शो है वो किया गया है। तो फर्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे पार्टनरशिप के बारे में मेंशन है। इंडिया और यूएस का जो पार्टनरशिप है प्रेजेंट समय में किस तरीके से एग्जिस्ट किया करता है। अब देखिए कि 2004 के समय हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसको साइन किया था। उसके बाद में इंडिया और यूएस का जो क्लोज रिलेशंस हैं वो डेवलप हुए हैं। एवरी डोमेन के अंदर में आपको जो एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन है वो देखने के लिए मिलता है। यूएस आप देखिए कि इंडिया का लार्जेस्ट जो ट्रेड का एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो भी हुआ करता था। अभी रिसेंटली जो टैरिफ जरूर उनके द्वारा इंक्रीज किए गए हैं, उससे पहले हमारा जो फार्मास्यूटिकल का जो सेक्टर है, टेक्सटाइल का जो सेक्टर है, उसके लिए एक इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है वो भी यूएस से वो हुआ करता है। 2+2 का जो एग्रीमेंट है वो भी बोथ कंट्रीज के बिटवीन में एग्जिस्ट किया करता है। डिफेंस का भी कोऑपरेशन है। डिफेंस के अंदर में आप देखिए कि टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफ़र है उसके बारे में भी डिस्कस है वो किया जाता है। सो बोथ कंट्रीज का जो ओवर द ईयर्स यहाँ पे कोऑपरेशन इंक्रीज हुआ, तो पार्टनरशिप है उसको भी एलिवेट किया गया। 2020 के समय में पार्टनरशिप है वो प्रेजेंट समय में एग्जिस्ट करता है कम्प्रीहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के रूप से। और इस पार्टनरशिप का जो शेयर्ड वैल्यूज हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको कंटिन्यूस एक एक दूसरे कंट्री के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा कमिट किया जाता है, उनको इम्प्रूव है वो किया जाता है। स्टूडेंट्स, फरवरी के समय जब हमारे लीडर यूएस के विजिट के लिए गए थे, तो आप देखिए उस दौरान में जो कॉम्पैक्ट पार्टनरशिप है वो एग्जिस्टेंस में आया था कि कंप्रीहेंसिव वे के अंदर में कैसे जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो बोथ कंट्रीज के कैरी फॉरवर्ड हैं वो हो सकेंगे। अब यहाँ पे हमने पार्टनरशिप के बारे में देखा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में, तो इंडिया आप देखिए कि कंटिन्यूस पीस का प्रमोटर रहा है। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को डायलॉग प्रोसेस के थ्रू रिजोल्व करने के बारे में इंडिया प्रमोट करता है। लास्ट ईयर जब हमारे लीडर रसिया और यूक्रेन के विजिट के लिए गए थे, तो वहाँ पे भी उन्होंने पीस प्रोसेस के बारे में ही कहा था। तो यूएस के द्वारा जो यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के रिगार्डिंग पीस का जो एग्रीमेंट है उसके लिए भी बोथ लीडर्स ने अपना जो कमिटमेंट है उसको यहाँ पे जो है वो किया गया। स्टूडेंट्स, ये हमने टेलीफोनिक डिस्कशन के जो पॉइंट्स हैं उनको देखा। अब आप देखिए कि बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट के रिगार्डिंग में जो रिसेंटली यहाँ पे डिस्कशन रहा है, यूएस के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा था इंडिया जो है, इंडिया से हम इतना प्रोडक्ट्स हैं उनको बेसिकली इंपोर्ट है वो किया करते हैं। इंडिया अपना जो प्रोडक्ट्स को हमारे यहाँ पे सेल करता है। और यूएस का जो कॉर्न है, जो वहाँ का मेज है, वो इंडिया के द्वारा परचेज है वो नहीं किया जाता। तो जो प्रेजेंट समय में जो डेवलपमेंट रहे हैं, जो हमारे कंसर्न हैं, उनको एक बार देखते हैं। स्टूडेंट्स, बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट के रिगार्डिंग में जो हमारे मेजर कंसर्न है वो कौन से हैं? मेजर कंसर्न फर्स्ट तो आप देखिए कि हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर है, एग्रो सेक्टर है, वो फर्स्ट मेजर कंसर्न है कि अगर एग्रीमेंट साइन होता है तो यूएस का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो इंडियन मार्केट के अंदर में उनका अवेलेबिलिटी रहेगा। हमारा जो डोमेस्टिक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उसको इम्पैक्ट है वो हो सकता है। इसके रिगार्डिंग में हमारे जो आरबीआई के फॉर्मर जो गवर्नर हुआ करते थे, रघुराम राजन, उन्होंने भी देखिए कहा था कि इंडिया को यूएस के साथ में जो एग्रीमेंट साइन करना है तो काफ़ी केयरफुली मैनर के अंदर में उसको साइन करना होगा।
हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडाइज तो किया जाता है, बट अगर हम कंपेयर करें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी सब्सिडी के रिगार्डिंग में, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हेवीली सब्सिडाइज हुआ करता है। इंडिया का उसके रिलेशन उसके रिलेटिव वे के अंदर में काफ़ी स्मॉलर एंड लोअर सब्सिडाइज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यूएस का जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं वो मोर सब्सिडाइज हैं इंडिया के कंपैरिजन के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि ये तो बेसिकली उनका कंसर्न था आरबीआई के गवर्नर का, और ये यहाँ पे हमारा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको भी इम्पेक्ट कर सकता है। एक डेयरी सेक्टर के रिगार्डिंग में भी जो यहाँ पे जो कंसर्न है कि इंडिया अपना जो डेयरी यूएस के डेयरी प्रोडक्ट्स को अलाउ है वो नहीं करेगा, वहाँ पे आप देखिए कि हमारा जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट हो सकते हैं डेयरी सेक्टर के रिगार्डिंग में, अगर कोई अलाउ है वो किया जाता है वहाँ पे। जिस तरीके से एनिमल्स को जो फीड दिया जाता है वो हमारे मेजोरिटी जो कम्युनिटी है हमारे कंट्री का उसके रिलीजियस सेंटिमेंट्स उसको हर्ट है वो कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूएस के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं उन्होंने कॉर्न के बारे में मेंशन किया था कि यूएस का जो कॉर्न है वो इंडिया परचेज है वो नहीं करता है। इंडिया कौन सी कंट्री से अपना कॉर्न का परचेज है वो किया करता है, हमारा जो कॉर्न का जो परचेज है वो म्यांमार से है। म्यांमार के अलावा आप देखिए कि यूक्रेन से है। यूक्रेन भी आप देखिए कि लार्जेस्ट जो यहाँ पे ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है काफ़ी लार्जर अमाउंट में वहाँ पे हुआ करता है। अभी तो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है यूक्रेन के वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स इन कंट्रीज से हमारा यहाँ पे जो कॉर्न का जो इम्पोर्ट है वो हुआ करता है। अगर हम बात करें यूएस के कॉर्न के बारे में, तो हमने जो टैरिफ है वो इम्पोज किया है, टैरिफ उसके ऊपर लगाया गया है। इंडिया को आप देखिए कि टैरिफ किंग भी एड्रेस किया जाता है यूएस के लीडर्स के द्वारा। वर्ल्ड का बिगेस्ट प्रोड्यूसर है यूएस, जो है वर्ल्ड का बिगेस्ट प्रोड्यूसर है, और चाइना उसका मेजर डेस्टिनेशन है। चाइना के वहाँ पे मेजर उसका एक्सपोर्ट है वो हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूएस का जो 95% कॉर्न का जो प्रोडक्शन है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जीएम क्रॉप के रूप से उसका प्रोड्यूस हुआ करता है। इंडिया के अंदर में आप देखिए कि मेज के रिगार्डिंग में जो जीएम क्रॉप है, जो मेज का जो जीएम क्रॉप है उसको अलाउ है वो नहीं किया गया है, उसको अलाउ नहीं किया गया। एक नीति आयोग के वहाँ पे एक प्रपोजल इस तरीके से भी था कि यूएस का जो कॉर्न है उसको इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है उसके पर्पज से इसको हम परचेज है वो कर सकते हैं, बट आप देखिए कि वो प्रपोजल है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया है अभी तक। हमारे कंट्री के अंदर में कौन से ऐसे जो स्टेट्स हैं जहाँ पे मेजरली मेज का या कॉर्न का जो प्रोडक्शन हुआ करता है, तो कर्नाटका आप देखिए कि लार्जेस्ट स्टेट्स है। कर्नाटका के अलावा मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के अलावा स्टूडेंट्स बिहार है। ये टॉप 3 हमारे स्टेट्स हैं जहाँ पे कॉर्न का जो प्रोडक्शन है वो लार्जर नंबर्स में आपको मिलेगा। तो ये इंडिया यूएस के रिलेशन के बारे में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स देहरादून के पर्सपेक्टिव से है, देहरादून के वहाँ पे टोरेंटियल जो रेनफॉल है वो कंडीशंस डेवलप हुआ। टोरेंटियल रेनफॉल कंटिन्यूस रिसीव हुआ है, तो फ्लैश फ्लड का जो सिचुएशन है वो क्रिएट होना था, फ्लैश फ्लड का फिर सिचुएशन क्रिएट हुआ है, कुछ लोगों का डेथ हुआ है वहाँ पे। और आप देखिए कि जो टोन्स नाम का एक नदी है, टोन्स नाम का एक रिवर है जो गढ़वाल के रीजन से फ्लो करता है। उत्तराखंड को हम 2 एरियाज में डिवाइड करते हैं, गढ़वाल एंड कुमायूं के रीजन से। तो गढ़वाल एरिया से ये फ्लो करता है टोन्स का जो नदी है जो कि यमुना का ट्राइब्यूटरी है। उसके अंदर भी हैवी वाटर है वो देखने के लिए मिला। फ्लड का सिचुएशन जो हमारे लार्जर टूरिस्ट स्पॉट्स से, जो टूरिस्ट एरियाज से देहरादून के अंदर में, वहाँ पे मेजरली इम्पैक्ट है वो हुआ है। अब ये तो बेसिकली आप देखिए कि कंडीशंस डेवलप हुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन वो कंटिन्यूस फेज के अंदर में है। ये जो न्यूज़ है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में, इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन पेज होता है वहाँ पे इस न्यूज़ को मेंशन किया गया कि हमारे जो हिमालयन स्टेट्स हैं क्यों वहाँ पे हैवी रेनफॉल है, क्यों वहाँ पे इस तरीके से जो डिस्ट्रैक्शन है वो देखने के लिए मिलता है। क्या रीजन है स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल हैवी रेनफॉल के बिहाइंड में हिमालयन स्टेट्स के वहाँ पे, तो स्टूडेंट्स एक तो आप देखिए कि इस साल हमारा जो मानसून कंडीशन है वो भी एक एक्टिव सिचुएशन में था। अच्छी बारिश अब रिसीव हुआ है मानसून का लास्ट 2 इयर्स के दौरान में। मानसून का अच्छे से एक्टिव होना, रेन बियरिंग जो विंड्स हैं, जो रेन बियरिंग जो विंड्स हैं, और लो प्रेशर सिस्टम का डेवलप होना बे ऑफ बंगाल के वहाँ पे, बे ऑफ बंगाल के वहाँ पे।
जो लो प्रेशर सिस्टम है उसका डेवलप होना और रेन बियरिंग विंड से उनका कैरी फॉरवर्ड है वो करना, तो अच्छी मानसून का जो बारिश है वो रिसीव हुआ। माउंटेन्स है वो क्या हुआ करता है, माउंटेन्स एक फेवरेबल कंडीशंस वहाँ पे डेवलप होती है। माउंटेन्स जो हैं जो फेवरेबल कंडीशंस में हुआ करते हैं, कैसे वो फेवरेबल कंडीशन में है कि एयर है वो वहाँ पे स्विफ्टली वे के अंदर में राइज करता है, मैसिव वे के अंदर में जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो क्रिएट होता है उस एरियाज के अंदर में। तो इस वजह से आप देखिए कि बारिश के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं हिमालयन जो हमारे स्टेट्स हैं वहाँ पे। फिर स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जो ओवर द ईयर्स टूरिज्म जैसे इंक्रीज हुआ, कॉमर्शियल एक्टिविटीज जैसे इंक्रीज हुई, तो हमारा जो रिवर का एरिया है, जो वाटर बॉडीज हैं जो चोक सिचुएशन में है। चोक सिचुएशन में क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट्स कंटिन्यूस वहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटीज की वजह से उनके अंदर में एनक्रोचमेंट कर दिया गया, ओवर कंस्ट्रक्शन कर दिया गया, या जो जो प्लास्टिक वेस्ट है या अदर वेस्ट है उसकी वजह से भी वो चोक सिचुएशन में है। तो जब भी यहाँ पे ऐसा कंडीशन डेवलप होता है, मोर बारिश रिसीव होती है, तो उन एरियाज में आपको डिस्ट्रक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। सेकंड आप देखिए कि यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस और इस एक्सट्रीम बारिश है उसको जो फेवर है वो किया गया है वेस्टर्न डिस्टरबेंस के द्वारा। वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्या होता है, जो वेस्टर्ली विंड्स हैं जो कि अपना मॉइस्चर को गेन करती हैं, मेडिटेरियन सी है, कैस्पियन सी का एरिया है वहाँ से। तो मेडिटेरियन सी और कैस्पियन सी से जो मॉइस्चर को गेन करने के बाद में वेस्टर्न जो वेस्टर्लीज का जो सदर्न सदर्न एरिया के अंदर में उसका शिफ्ट हुआ, और इसकी वजह से इंडियन जो हिमालयन सिस्टम्स है वहाँ पे जो मोर बारिश है वो देखने के लिए मिला। अब मानसून के समय जब भी वेस्टर्लीज हैं जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस डेवलप होता है, तो उस समय में ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो डिस्ट्रक्शन है वो लार्जर नंबर में हुआ करता है। तो ये कुछ रीजन है, क्लाइमेट चेंज भी यहाँ पे कुछ इश्यू है प्रेजेंट समय में जिसकी वजह से मोर डिस्ट्रक्शन है वो हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इजराइल के द्वारा जिस तरीके से जो जीनोसाइड का एक्टिविटी है वो किया गया है उसके बारे में मेंशन किया गया है यहाँ पे। यूएन का आप देखिए कि इंडिपेंडेंट कमीशन है फॉर इंक्वायरी के रिगार्डिंग में। यूएन का एक कमीशन है, इंडिपेंडेंट कमीशन फॉर द इंक्वायरी। उन्होंने माना है अपना रिपोर्ट के अंदर में कि वो जो गजा स्ट्रिप का एरिया है वहाँ पे इजराइल के द्वारा जीनोसाइड है वो कमिट किया गया। अब जीनोसाइड के बारे में यहाँ पे मेंशन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो जीनोसाइड का कन्वेंशन पता होना चाहिए। 1984 का जीनोसाइड कन्वेंशन है। जीनोसाइड कन्वेंशन के अंदर में 5 जो ग्राउंड्स हैं वो मेंशन है कि 5 ऐसे ग्राउंड हैं जो अगर किसी कंट्री के द्वारा किसी अथॉरिटीज के द्वारा कमिट किया जाता है तो उसको जीनोसाइड के कैटेगरी में हम काउंट करते हैं। तो कंटिन्यूस आप देखिए कि इजराइल के द्वारा 4 ऐसे ग्राउंड्स हैं उनका वायलेट यहाँ पे किया। यूएन के किसी कमीशन के द्वारा फर्स्ट टाइम अपनी रिपोर्ट के अंदर में यहाँ पे मेंशन किया गया है। अर्लियर फेज के अंदर में जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हुआ करते थे, जो इंडिपेंडेंट एनजीओज हुआ करते थे, वो इन ग्राउंड्स को मेंशन है वो किया करते थे। अब यूएन कमीशन के द्वारा यहाँ पे ये मेंशन है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के क्या यहाँ पे एक्शन हुए हैं, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गजा सिटी जो ऑलरेडी आप देखिए कि स्टारवेशन फेमाइन का सिचुएशन में है, वहाँ पे ग्राउंड असोल्ट्स हैं उनको इंक्रीज किया है, लोग अपना एरियाज हैं उसको वेकेट करते हुए अदर पार्ट के लिए आप देखिए कि उनका माइग्रेशन है वो स्टार्ट हुआ। तो कंटिन्यूस असोल्ट है वो यहाँ पे इंक्रीज है वो हुआ है। अब स्टूडेंट्स एक बार हम लोकेशन को देख लेते हैं। सपोज करना स्टूडेंट्स कि यहाँ पे इजराइल का मैप है वो सिचुएटेड है। इजराइल का ये जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे एक लिटिल बिट स्ट्रिप का एरिया है जिसको हम गजा स्ट्रिप के नाम से जाना करते हैं। इस एरिया को किसके नाम से जानते हैं, गजा स्ट्रिप के नाम से। इस एरिया के अंदर में पैलेस्टीनियन जो कम्युनिटी है वो रहा करती है। यहाँ से आप देखिए कि जॉर्डन रिवर फ्लो करती है। जॉर्डन रिवर का जो वेस्टर्न पार्ट है जिसको वेस्ट बैंक बोला करते हैं, यहाँ पे जॉर्डन रिवर का वेस्ट बैंक एरिया है जिस जहाँ पे पैलेस्टीनियन कम्युनिटी है वो रहा करती है। जो डेड सी है वो भी इसी एरिया में सिचुएटेड है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे जो गोलन हाइट्स का एरिया है, गोलान हाइट्स का एरिया है जो कि सीरिया का पार्ट था, वो भी इजराइल के कंट्रोल के अंदर में है। गोलान हाइट्स यहाँ पे कौन सा कंट्री है, यहाँ पे लेबनान है। लेबनान का आप देखिए कि लेबनान के अंदर में हजीबुल्ला नाम का ऑर्गेनाइजेशन रहा करता है। हजीबुल्ला और इजराइल का भी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हुआ करता है। सदर्न पार्ट के अंदर में कौन सा एरिया है, सदर्न पार्ट के अंदर में इजिप्ट का आप देखिए कि जो डेजर्ट एरिया है, साइनाई पेनिनसुला जिसको हम बोलते हैं, साइनाई पेनिनसुला यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। और इस एरिया के थ्रू आप देखिए कि
जो गल्फ ऑफ अकाबा है, गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू रेड सी के साथ में भी कनेक्टिविटी है, इजराइल का रेड सी के साथ में भी कनेक्टिविटी है गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया और यूएस के, आप देखिए कि ट्रेड के रिगार्डिंग में तो डिफरेंसेज हैं, बट बोथ कंट्रीज का जो डिफेंस फोर्सेज हैं उन्होंने जॉइंट एक्सरसाइज को कैरी आउट किया है। कहाँ पे किया है जॉइंट एक्सरसाइज? ये किया है अलास्का के रीजन के अंदर में। और युद्ध अभ्यास आप देखिए कि इस एक्सरसाइज का नाम है, युद्ध अभ्यास इस एक्सरसाइज का नाम है। 11th एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ अलास्का का जो यूकोन का एरिया है वहाँ पे। अलास्का के अंदर में जो फ्लो करने वाली रिवर्स हैं उनके बारे में ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं। अलास्का आप देखिए कि कभी रसिया का पार्ट हुआ करता था, फिर यूएस ने इसको परचेज किया, यूएस का जो स्टेट है उसके रूप से ये एग्जिस्टेंस में आया है। यूएस के वहाँ पे स्टेट्स का क्या सिमिलरिटी है कि उनका जो अपर हाउस होता है, जो सीनेट जो हुआ करता है, सीनेट के अंदर में एवरी स्टेट का आप देखिए कि 2 रिप्रेजेंटेशन है वो होता है। यूएस में 50 स्टेट्स हैं और 2 रिप्रेजेंटेशन है, मीन्स कि वहाँ पे सीनेट के अंदर में 100% है जो सीनेटर बना करते हैं। क्या इंडिया के अपर हाउस में भी इसी तरीके का सिमिलरिटी है? इंडिया का अपर हाउस कौन सा है? राज्यसभा। सिमिलरिटी नहीं है, हर एक स्टेट का डिफरेंट प्रोपोर्शन है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर में 31 सीट हैं वो हुआ करती हैं राज्यसभा का। तो जो रिवर्स हैं उनको एक बार बताना, वहाँ पे जो कुछ आइलैंड्स हैं वो भी सिचुएटेड हैं, अलेक्जेंडर आइलैंड है वहाँ पे, तो उनको एक बार आप देख लेना अपने स्कूल एटलास के अंदर में। अलास्का काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा जो कंबाइंड कमांडर्स का जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ है कलकत्ता के वहाँ पे, तो डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा कहा गया, ये जो हैं हमारे, आप देखिए कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं सीडीएस सर हैं हमारे अनिल चौहान सर। तो जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि जो कन्वेंशनल वॉरफेयर का जो थ्रेट है उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहने का ज़रूरत है। जो यहाँ पे आप देखिए कि अनकन्वेंशनल वॉरफेयर का थ्रेट कौन कौन सा है, बायोलॉजिकल कोई थ्रेट हो सकता है, आइडियोलॉजिकल थ्रेट हो सकता है, तो उसके लिए भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको प्रिपेयर है वो रहना चाहिए। पीएम सर का बर्थडे है, तो यहाँ पे 2 ईयर बैक आप देखिए कि पीएम विश्वकर्मा जो स्कीम है वो चलाया गया था। पीएम विश्वकर्मा स्कीम के ही कुछ प्रोविजंस यहाँ पे मेंशन है। आपको क्या पता होना चाहिए पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में? किस तरीके का स्कीम है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर है, डेट मीन्स क्या है कि 100% जो पैसा है वो सेंटर के द्वारा दिया जाता है। कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर में है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिसको कि एमएसएमई मिनिस्ट्री भी बोला करते हैं, उसके अंडर में है। क्या किया जाएगा पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंदर में? मार्केट को लिंकेज करने वाला जो सपोर्ट सिस्टम है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, स्किल ट्रेनिंग किया जाएगा। और आप देखिए कि किनको किया जाएगा, 18 यहाँ पे ट्रेडिशनल जो यहाँ पे वर्क है उसके रिगार्डिंग में वर्क, जैसे कोई बोट मेकर से रिलेटेड है, कोई ब्लैक स्मिथ है, कोई हैमर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, कोई टूल किट से रिलेटेड है, तो उनको स्किल का भी अपग्रेड किया जाएगा, क्रेडिट का भी सपोर्ट किया जाता है, टूल किट है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड है वो रहेगा। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है 2023 से लेकर 2027-28 तक का, आप देखिए कि स्कीम का यहाँ पे टारगेट है। 5 ईयर का ये स्कीम है, तो उसी के बारे में है, उसी का एक कनक्लेव है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा आज। आदिलाबाद है जो कहाँ पे है? हैदराबाद के पास में है आदिलाबाद। तो वहाँ पे हैदराबाद लिबरेशन जो डे है 17 सितंबर, आप देखिए कि ऑपरेशन पोलो कैरी आउट किया गया था सिक्योरिटी फोर्सेज ने, जिसके थ्रू जो हैदराबाद है, हैदराबाद को लिबरेट किया गया। तो हैदराबाद का लिबरेशन डे है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। किससे लिबरेट किया गया? निज़ाम के रूल से, और इंडिया के साथ में इसका इंटीग्रेशन हुआ। उसी समय हैदराबाद के निज़ाम के रूल के अंडर में जो मराठवाड़ा का रीजन है, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करता है प्रेजेंट समय में, वो निज़ाम के ही कंट्रोल में होता था। वो भी आप देखिए कि महाराष्ट्र के साथ में इंटीग्रेट करता है मराठवाड़ा का जो रीजन है। तो 17 सितंबर ऑपरेशन पोलो आपको पता होना चाहिए कैसे पुलिस एक्शन को कैरी आउट किया गया था, और पुलिस एक्शन के बाद में ही जो हैदराबाद है जो कि इंडिया का पार्ट बनता है, निज़ाम का जो रूल एरिया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ट्राइबल कम्युनिटी है, राजगोंड ट्राइबल कम्युनिटी, राजगोंड ट्राइबल कम्युनिटी। उनका एक डांस है गोसादी, वो डांस है शादी, ये जो डांस है उसके बारे में मेंशन है कि डांस का प्रैक्टिस किया गया है इनके द्वारा हैदराबाद लिबरेशन डे के बारे में। और दिवाली से पहले भी इसका जो गोसाडी डांस है उसका प्रैक्टिस है वो हुआ करता है।
हमारा जो कंट्री है उन्होंने यूनेस्को का जो हेरिटेज लिस्ट है उसके टेंटेटिव लिस्ट के अंदर में सारनाथ है उसको प्रमोट किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आप देखिए कि वहाँ पे जो प्रिपरेशंस को कैरी आउट किया, जल्द ही यूनेस्को का जो टीम है वो विजिट करेगा सारनाथ के अंदर में। अब स्टूडेंट, सारनाथ किसके लिए फेमस है? सारनाथ बुद्धिज्म के पर्सपेक्टिव से फेमस है। और यहाँ पे एक कंसेप्शन हुआ करता है कि सारनाथ को जो प्रिजर्व किया गया वो जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने किया था। बट इंडिया, आप देखिए कि हमारे जो लोकल लीडर्स हैं, जैसे बनारस का जो एरिया है वहाँ पे चैत सिंह नाम के एक रूलर हुआ करते थे, जिनको कि वारेन हेस्टिंगस के साथ में भी इनका कन्फ्लिक्ट होता है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस के साथ में। और चैत सिंह के ही आप देखिए कि एक फैमिली मेंबर हैं, चैत सिंह के एक फैमिली मेंबर हैं जगत सिंह। उन्होंने बेसिकली इसको प्रोटेक्ट किया, ये बताया गया है। बुद्धिस्ट ये साइट है, पर क्या जैनिज्म के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है? यस स्टूडेंट, जैनिज्म के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट। बुद्धिज्म के लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है? जो भगवान बुद्ध हैं उनके द्वारा जब एनलाइटमेंट उनको होता है बोध गया के, वहाँ पे जो फर्स्ट सेरेमन उनके द्वारा डिलीवर है सारनाथ के अंदर ही किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के रिगार्डिंग में यहाँ पे मेंशन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं उनको क्लियरिफाई किया गया है इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस को क्लियरिफाई किया गया? फर्स्ट आप देखिए कि कोर्ट के बारे में मेंशन हुआ है। कोर्ट ने कहा है कि वो यहाँ पे कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन डेवलप होता है तो उसमें उनके द्वारा इंटरवेन है वो किया जाएगा, चाहे वो गवर्नर के ही पर्सपेक्टिव से क्यों ना हो। गवर्नर है वो कंटिन्यूस यहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो विजडम उनको मिला है लेजिस्लेशन को फ्रेम करने का, उसको आप देखिए कि जो रेस्ट्रिक्शंस है वो नहीं लगाए जा सकते हैं उनके द्वारा। बिल को अपना असेंट है वो उनको ग्रांट करना होगा। लेजिस्लेटिव सेक्टर के बारे में भी है कि पीपल्स का मैंडेट मिला है, लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या मिला है? पीपल्स का मैंडेट मिला है, तो लॉ को फ्रेम करना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आर्टिकल 356 में जैसे जुडिशियल रिव्यू है, तो आर्टिकल 200 के अंडर भी जो जुडिशियल रिव्यू है वो होना चाहिए, जो कि गवर्नर के असेंट के बारे में है। अब ये जो आप देखिए कि ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है कि हमारा जो फेडरल जो कोऑपरेशन है, हमारा जो फेडरल कोऑपरेशन है और स्टेट का जो ऑटोनॉमी है, स्टेट को जो पावर है, फेडरल का जो कोऑपरेशन है, उसको एक बैलेंस के रूप से सेटअप है वो किया जाए। अभी इस डिस्कशन के अंदर में काफ़ी सारे एरियाज में क्लियरिटी है वो एग्जिस्टेंस में आया है। अगस्त का जो मंथ था उसमें हमारा जो ट्रेड का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है, ट्रेड एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ। बट जो 50% का जो टैरिफ है वो लास्ट समय आया है, अगस्त के लास्ट समय में वो 50% टैरिफ है वो इंक्रीज हुआ है। तो क्या यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है इसे हमारे ट्रेड में आने वाले समय में? तो आने वाले डाटा जी यहाँ पे बताएंगे। बट यहाँ पे आप देखिए कि गवर्नमेंट के लिए वन काइंड ऑफ रिलीफ है कि जिस तरीके से डिमांड था इंटरेस्ट सबवेंशन का, लोन रीपेमेंट के मेरोटियम के रिगार्डिंग में, और लार्जेस्ट जो हमारा एक ट्रेड पार्टनर है यूएस, जिन्होंने जिस तरीके से टैरिफ को इंक्रीज किया, क्या हमारे सभी सेक्टर्स का इम्पैक्ट है वो रहेगा इस जो टैरिफ को जो इंक्रीज किया गया है? आप देखिए कि फार्मास्यूटिकल का जो सेक्टर है उसको किसी तरीके से अभी तो कोई इम्पैक्ट है वो नहीं है। ड्रग का जो सेक्टर है उसको इम्पैक्ट नहीं है, वो भी यूएस के लिए ही मेजरली एक्सपोर्ट है वो हुआ करती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, इंपोर्ट डिक्लाइन हुआ है। कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जिसमें इंपोर्ट है वो डिक्लाइन हुआ है। इंपोर्ट डिक्लाइन आप देखिए कि ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के जो इक्विपमेंट्स हैं, कोल है, वुडन इंडस्ट्री है, उसके इंपोर्ट के डिक्लाइन के बारे में भी यहाँ पे मेंशन है। तो हो सकता है उसका अल्टरनेटिव ये हो कि हमारा डोमेस्टिक सेक्टर में कोई एरियाज यहाँ पे डेवलप हुआ हो, वहाँ से उनके द्वारा जो इक्विपमेंट्स है वो ले लिए गए हों। नेक्स्ट अगर हम बात करें ड्रग के बारे में, है कि जो फॉरेन पर्सन है जो ड्रग का जो एक्टिविटीज़ के अंदर में इन्वॉल्व हैं, इलीगल जो एक्टिविटी उनके द्वारा किया जाता है, तो उनको इंडियन लॉज के अंडर में उनको आप देखिए कि प्रोसिक्यूट किया जाए, इंडियन लॉज के अंडर में उनको चार्ज है वो किया जाए, ये हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि इंडिया पाकिस्तान जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे ड्रोन का किस तरीके से यूज इंक्रीज हुआ है ड्रग के स्मगलिंग के अंदर में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि जो नारकोटिक ब्यूरो है उनके द्वारा जो वेस्टर्न पार्ट के अंदर में क्रिसेंट एग्जिस्ट करता है, वेस्टर्न पार्ट में एक क्रिसेंट है वो हुआ करता है जिसको बोला करते हैं डेथ क्रिसेंट। पहले इसको गोल्डन क्रिसेंट बोलते थे, अब इसका जो नाम है वो क्या किया गया है? डेथ क्रिसेंट। डेथ क्रिसेंट में कौन कौन है? ईरान है,
अफगानिस्तान है और आप देखिए कि पाकिस्तान है। यहाँ से जो ड्रग का सप्लाई होता है, ईस्टर्न पार्ट के अंदर भी आप देखिए कि ड्रग ट्रैफिकिंग है वो होता है। यहाँ पे जो एरिया है उसको बोलते हैं डेथ ट्राइंगल, पहले इसको गोल्डन ट्राइंगल बोला करते थे। तो आप यहाँ पे कौन कौन से कंट्री हैं, म्यांमार है, थाईलैंड है और लाओस है, तो ये थ्री कंट्रीज हैं। डेथ ट्राइंगल है यहाँ पे रिसेंट एग्जिस्ट करता है। ईरान है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। तो यहाँ से जो ड्रग आया करता है, वो जो ड्रोन्स का यूज है वो इंक्रीज हुआ है। तो कैसे इन केसेस को डील किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, उसी के बारे में मेंशन है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो टॉपिक है जीएस पेपर 3 के अंदर में यूपीएससी काफी बार पूछ चुका है। जीएस 2019 के समय भी पूछ चुका है, 18 के समय भी शायद पूछ चुका है यूपीएससी। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा। कैसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है, यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा राइस का जो टॉप प्रोड्यूसर कंट्री है वो कौन सा है। ऐसा क्वेश्चन 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो आपको पता होना चाहिए कुछ सेक्टर्स के बारे में। अब आप देखिए कि यहाँ पे बताया ये गया है कि फूड एंड ग्रेन है, यहाँ पे फ्रूट्स हैं। हर एक सेक्टर में जो हमारा अल्टीमेट टारगेट था 362 जो बिलियन मेट्रिक टन है, उसको हमने अचीव करने का कोशिश किया गया है। राइस, व्हीट, मेज, सोयाबीन सभी के अंदर में। आर्टिकल 25 जो कि हमारा जो रिलीजियस प्रैक्टिस के रिगार्डिंग में है, तो आर्टिकल 25 के रिगार्डिंग में किसी पर्सन का अगर फ्रॉड के थ्रू आप देखिए कि कन्वर्जन होता है, तो उसको बैन करने के बारे में एक पिटीशन फाइल हुआ था। कोर्ट ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कौन डिसाइड करेगा कि जो कन्वर्जन है वो फोर्सफुली यहाँ पे हुआ है, फ्रॉड के थ्रू हुआ है, फोर्सफुली हुआ है, या सेल्फ वेट के अंदर में उन्होंने कैरी आउट है वो किया है। तो स्टूडेंट्स, आर्टिकल 25 के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है वो क्या है, क्या पब्लिक ऑर्डर वहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, क्या हेल्थ भी एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताने हैं, ये आपके होमवर्क है। आपका जो राइट टू प्रैक्टिस है, प्रोफेस है, प्रोपोगेट है रिलीजन का, वो आर्टिकल 25 में मेंशन है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स जो काउंसिल है, वहाँ पे इंडिया के द्वारा जो कतर के अंदर में इजराइल का फोर्सेज ने अपना अटैक किया, उसको इंडिया ने कंडेम है वो किया है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल 2006 में एग्जिस्टेंस में आया था। 47 इसके मेंबर कंट्री होते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा के वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। जिनेवा के वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और एक बार कोई मेंबर बनता है तो 3 ईयर के लिए मेंबरशिप मिलता है, और 2 टाइम्स ही वो कंटिन्यूस बन सकता है। फिर उनको एक ब्रेक लेना होगा, फिर से मेंबरशिप के लिए वो इलेक्ट हो सकते हैं। रीजनल रिप्रेजेंटेशन है, मेंबरशिप के अंदर भी रीजनेबल रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑयल परचेज के बारे में है, अगस्त के मंथ में हमारा रसिया के साथ में जो ऑयल परचेज है वो इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा वेस्टर्न हेमिस्फेयर से जो मोर ऑयल का परचेज है वो किया जाएगा, ये हमारे मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। तो स्टूडेंट्स, कुछ 100 के आसपास ऐसे सेक्टर हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पे हमारा डोमेस्टिक सेक्टर का अच्छा कैपेसिटी है, बट हम फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज किया करते हैं। तो इंपोर्ट को रिड्यूस किया जाए, आत्मनिर्भर भारत को हमें इम्प्रूव किया जाए, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को हम कैसे यहाँ पे जो यूज किया जा सके, उनको कैसे यहाँ पे जो जिसमें इंजीनियरिंग गुड्स भी हैं, प्लास्टिक एंड केमिकल सेक्टर या फार्मास्यूटिकल सेक्टर के प्रोडक्ट्स भी हैं, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के प्रमोशन के बारे में है। जीएसटी सेक्टर में जो कट हुआ है, तो जीएसटी का यहाँ पे डिमांड है कि कुछ अदर सेक्टर्स हैं टेक्सटाइल के अंदर में, तो उनका डिमांड ये है कि वहाँ पे जीएसटी का रॉ मटेरियल है वो कम किया जाए, जिससे कि इन्वर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो ना क्रिएट हो। जो फिनिश प्रोडक्ट है उसके ऊपर में जीएसटी कम है, और जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके ऊपर में जीएसटी है वो ज़्यादा है। एक मूवी इंडस्ट्री से रिलेटेड पर्सन है, उनका डेथ हुआ है, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट, यूएस के अंदर में जो किलिंग हुआ उसके बारे में है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि फिलीपाइंस के एक पर्सन का इंजर्ड हुए हैं, जो कैनन्स के जो अटैक किए गए हैं साउथ चाइना सी के अंदर में। फिलीपाइंस और चाइना का जो कन्फ्लिक्ट चलता है टेरिटोरियल एरियाज के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वेनेजुएला और यूएस के कन्फ्लिक्ट के बारे में है कि वहाँ पे जो बोट्स हैं वो सेंड की गई हैं, उसके बारे में मेंशन किया। और यूक्रेन के जो लीडर हैं उनके द्वारा कहा गया कि यूरोपियन जो यूनियन है उसके पर्सनस हमें एयर डिफेंस सिस्टम को प्रोवाइड करें, जिससे कि यहाँ पे रशियन अटैक है उसको डिफेंड किया जा सके। और एक अजाइज ट्रिप के बारे में है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए।
जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।